हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3 यानी चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट क्लास 12th का। और ये चैप्टर नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन में लगभग 5 to 6 मार्क्स तक का एग्जामिनेशन के अंदर आ सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग कल फिनिश करेंगे, इसके एमसीक्यूज ये केस स्टडीज के साथ। तो ध्यान रखना आप लोग, कल हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। तो आज मैं आपको स्टार्ट करके दे रहा हूं बिजनेस एनवायरनमेंट। क्लियर है? तो बिजनेस इन्वायरमेंट है क्या? ठीक है, ये जो स्टार्टिंग के थोड़े से पेज हैं इनमें थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि बाकी जो सारे पेज हैं वो एकदम अच्छे से लिखे हुए हैं। ठीक है, चलो। बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है? इट इज द सराउंडिंग। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? सराउंडिंग है इन विच बिजनेस इज एग्जिस्ट। देखो, ये आपका सराउंडिंग है और ये आपका बिजनेस है। तो जिस सराउंडिंग में आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता है, इस सराउंडिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। ये सराउंडिंग ही हमारा क्या एनवायरनमेंट है, हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है। और हमें कंटिन्यूअसली इस एनवायरनमेंट के बारे में नॉलेज रखनी चाहिए। इसका मतलब हमें इसको स्कैन करना चाहिए। जैसे आपके कंप्यूटर पे, मोबाइल फोन पे एंटीवायरस होता है, तो एंटीवायरस का मतलब क्या है? जो स्कैन करता है पूरा का पूरा मोबाइल फोन या कंप्यूटर, देखता है कोई वायरस है क्या। अगर कोई वायरस होता है, थ्रेट बोलते हैं वायरस को, जो थ्रेट पहुंचाता है, तो वायरस को पकड़कर उसका खात्मा करते हैं। और वायरस करता क्या है बताओ जरा? मोबाइल फोन में, कंप्यूटर में वायरस करता क्या है? वायरस आपके कंप्यूटर को अच्छे से परफॉर्म करने नहीं देता, या आपके मोबाइल फोन को स्लो कर देता है, उसको अच्छे से परफॉर्म करने नहीं देता है। सिमिलरली किसी भी बिजनेस को वायरस अच्छे से परफॉर्म करने नहीं देता, रोक टोक लाता है, तो हमें उस वायरस को सर्च करके उसको खत्म कर देना चाहिए। क्लियर है यहां तक? तो होता क्या है? बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सराउंडिंग इन विच बिजनेसेस एग्जिस्ट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट वो सराउंडिंग है जहां पे बिजनेस आपका एग्जिस्ट करता है। द कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, आपको पूरा का पूरा अवेयरनेस होना चाहिए, पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी कि आपको अपने बिजनेस इन्वायरमेंट की पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर मेरा बिजनेस नोएडा में है तो मुझे नोएडा के बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे नोएडा में कितने लोग रहते हैं, नोएडा में लोग कमाते कितना है, नोएडा के लोगों को कल्चर क्या है, समझ कमाते क्यों जानना चाहता हूं, क्योंकि जो सामान बना के बेचूंगा उस हिसाब से ही तो बेचूंगा कि वहां के लोग कमाते हैं, उसे खरीद सकें। पता चला बहुत ही सस्ता बना लिया, वहां के लोग थोड़े से हाई क्वालिटी के हैं, या बहुत ही महंगा बना लिया तो वहां के लोग लो क्वालिटी के हैं। तो इस हिसाब से मुझे ये समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, उस पूरे नोएडा के बारे में जानना पड़ेगा, अगर मेरा बिजनेस सिर्फ नोएडा में चलता है तो। ठीक है, तो इसको कहते हैं इन्वायरमेंट स्कैनिंग। द कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट इज नोन एज एनवायरमेंट स्कैनिंग। तो क्या बोलते हैं इसको? इन्वायरमेंट स्कैनिंग। इन्वायरमेंट स्कैनिंग इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट फैक्टर। आज हम 5 फैक्टर पढ़ेंगे, 5 डायमेंशंस पढ़ेंगे, और ये देखेंगे उन डायमेंशंस का आपके बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। यकीन मानो चैप्टर मजा आ जाएगा इस चैप्टर को पढ़ के। और अगर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हो, या है छोटा बड़ा कोई भी, तो उस बिजनेस में आप यकीन मानो इसे आप यूज करोगे। सिर्फ पढ़ो मत, समझो और यूज करो। अपने पेरेंट्स को सलाह दो, रिलेटिव को सलाह दो, अगर उनका बिजनेस है तो वहां पे देखना आपको फायदा जरूर मिलेगा। अगर ये सब चैप्टर पढ़ रहे हो तो इसका एप्लीकेशन सीखोगे तो हमेशा के लिए भी याद रहेगा और कुछ गेन भी कर पाओगे। सिर्फ मार्क्स लाने से कुछ नहीं होगा। The complete awareness of and understanding of business environment is known as environment scanning। तो ये जो environment scanning हम लोग करते हैं वो होता क्या है क्लास? ये क्यों करते हैं? फाइंड आउट द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट फैक्टर और पर्संस ऑन द बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो हमारे ट्रांजेक्शन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है अलग अलग फैक्टर का। जैसे नई टेक्नोलॉजी आ गई, लोगों का टेस्ट बदल गया, प्रेफरेंस बदल गया, मान लो कोरोना वायरस चल गया, सरकार ने नई पॉलिसी बना दी, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो ये सारी चीजें हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट डालती हैं। तो हम सीखेंगे किस तरीके से मुझे पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को स्कैन करना है, क्या चल रहा है, कॉम्पिटिटर की पॉलिसी क्या है, सप्लायर की पॉलिसी क्या है, ग्राहक के पास पैसा है कि नहीं, बहुत सारी चीजों को मुझे सर्च करना पड़ेगा, तभी मेरा बिजनेस सक्सेसफुली रन कर पाएगा। नो कंपनी कैन सर्वाइव इन मार्केट। कोई भी कंपनी मार्केट में सर्वाइव नहीं करेगी बिजनेस इन्वायरमेंट को इग्नोर करके। यानी आप अपने वातावरण को, अपने इन्वायरमेंट को, सराउंडिंग को इग्नोर करके तो पक्की बात है आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। बहुत से एग्जांपल आपको मिलेंगे अभी। द एफिशिएंट मैनेजमेंट एनालिसिस द एनवायरमेंट। मैनेजमेंट क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं कि यार हमारा एनवायरनमेंट क्या है, एंड मेक चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी टू इंटीग्रेट द एक्टिविटी विद द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चल रहा है उसको देखते हुए हम लोग उस चेंजेस को अडॉप्ट करेंगे अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में। अगर मैं अपना कोई बिजनेस रन करता हूं, मेरी कपड़ों की शॉप है मान लो एक,
तो मैं अपने कपड़ों की शॉप में प्रॉपर सैनिटाइजेशन का फीचर रखूंगा, प्रॉपर लाइन लगवाऊंगा लोगों के आने के लिए। क्यों? कोरोना वायरस चल रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मेरे पर इंपैक्ट डाल रहा है, प्लस सरकार के कुछ नियम है, लॉ लेजिस्लेशन है कुछ, उनको भी मुझे फॉलो करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? फिर लोगों का फैशन क्या है, लोग कैसे कपड़े स्टाइल के पहनते हैं, मुझे उसको भी रखना पड़ेगा। मैं पुराने स्टाइल रख रहा हूँ, स्टाइल बदल गया, फैशन बदल गया लोगों का, कौन आएगा मेरे पास? तो यानी कि पूरे इन्वायरमेंट को हम स्कैन करेंगे ताकि हम लोग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी चेंज आया उसको लेके हम लोग इंटरनल इन्वायरमेंट में भी उसको चेंज को अडॉप्ट कर सके। बिजनेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड कॉन्स्टेंट एज वेल एज अपॉर्चुनिटी। ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनो, कई कबार क्या होता है, कभी कभार कि हम अगर बिजनेस को स्कैन कर रहे हैं तो हमें कई बार अपॉर्चुनिटी मिलती है। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, समझ जाना आप। दिल्ली में जो लोग रहते हैं उन सबको पता होगा, दिल्ली की सरकार ने एक बार चलाया था ऑड इवन, अभी भी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले चलाया था ऑड इवन। दुकानों खोलने के लिए भी ऐसे चलाया जा रहा है आजकल। ऑड इवन का मतलब होता है कि गाड़ियां चलेंगी, पॉल्यूशन होता है गाड़ियों से, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है गाड़ियों से, तो जब गाड़ियां चलती हैं तो पेट्रोल बर्न होता है, फ्यूल बर्न होता है, और फ्यूल बर्न होने के बाद वो पॉल्यूशन करता है, एनवायरनमेंट खराब करता है। तो 3 दिन अगर आपकी गाड़ी का नंबर यहाँ पे लास्ट में 2-3 है तो आपका ऑड हो गया, लास्ट में 2-4 हो गया तो आपका इवन हो गया। तो इस तरीके से लास्ट का एक डिजिट या 2 डिजिट जैसा भी देख लो, ऑड डेज पे ऑड गाड़ियां चलेंगी, इवन डेज पे इवन गाड़ियां चलेंगी। मतलब 3 दिन गाड़ी आपकी खड़ी रहेगी, हफ्ते में सिर्फ 3 दिन बाकी चल पाएगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो ओला उबर वाले हैं, ओला उबर वाले, मजे आ गए उनके। तो ओला उबर वाले को मजे कैसे आ गए? क्योंकि अब गाड़ियां मेरे पास, मेरी गाड़ी है लेकिन मैं गाड़ी लेके नहीं जा पाऊंगा, पर मैं गाड़ी से जाता हूं हमेशा, तो अब मैं क्या करूंगा? कैब करूंगा। समझ रहे हो बात को? तो यानी कि ये चीज बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी आ गई। पता चला ओला वाले सो रहे हैं, उनको पता ही नहीं दिल्ली में क्या रूल लगा हुआ है, कैसे काम चलेगा। जैसे ही पता चला कि भाई ठीक है ये रूल लगने वाला है, ओला वालों ने क्या किया? गाड़ियां बढ़ा दी, ड्राइवर को बोल दिया छुट्टी पे नहीं जाना, डेली काम करना है, मेहनत करनी, क्योंकि उनको एग्जाम्पशन मिला हुआ था। वो लोग तो कैब वाले तो कोई सी भी गाड़ी चला सकते हैं, उनको छूट मिली थी। ये रेजिडेंशियल के लिए था, नॉर्मल लोगों के लिए, प्राइवेट गाड़ी के लिए, व्हाइट नंबर प्लेट गाड़ी के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि बिजनेस को स्कैन करोगे ना तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, कहां पे आप ग्रैब कर सकते हो, कहां पे फायदा होगा आपको। समझ रहे हो बात को? अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन कई जगह थ्रेट्स भी मिलते हैं, जैसे दिवाली के टाइम पे सरकार ने बोल दिया पटाखे बैन, बहुत सारे एरिया में सरकार ने क्रैकर्स को, पटाखों बैन कर दिया। तो लो यहाँ पे क्या हो गया? आपको घाटा हो गया, आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा या ऑपरेशन को छोटा करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या, अगर आप इन्वायरमेंट को स्कैन करोगे तो कई जगह कॉन्स्टेंट यानी कि आपके थ्रेट्स मिलेंगे जहां पे आप अपने बिजनेस को रोक पाओगे, अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाओगे, लेकिन कई जगह आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। समझ रहे हो बात को? किसी को नुकसान, किसी को फायदा, ये चीजें होती हैं। कांस्टेंट और थ्रेट रेफर्स टू कंडीशन व्हिच रेस्ट्रिक्ट द बिजनेस एक्टिविटी। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ये वाला, यहाँ पे थ्रेट वाला, दिवाली वाला। तो दिवाली के टाइम पे पटाखे नहीं बेचोगे तो नुकसान हो गया। प्लास्टिक के लिए सरकार ने मना कर दिया, प्लास्टिक वालों को नुकसान हो गया। लेकिन प्लास्टिक वालों को नुकसान तो हुआ, पर किसको फायदा होगा? पेपर वालों को। समझ रहे बात को? एक का नुकसान हो रहा है तो एक का फायदा हो जा रहा है। तो प्लास्टिक वालों का नुकसान हुआ, पेपर वालों का फायदा हो गया। डिजिटल वॉच आजकल चलते हैं, पहले ट्रेडिशनल वॉच चलते थे, खत्म हो गया उसका बिजनेस, तो डिजिटल वॉच वालों का बिजनेस बढ़ गया। तो एक का बिजनेस कम होगा, दूसरे का बिजनेस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पेट्रोल कार बंद होने वाली है आगे आने वाले 8-10 साल के अंदर। पेट्रोल वालों का बिजनेस डाउन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक कार वालों का बिजनेस क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा। एक का बिजनेस डाउन, एक का बिजनेस अप। इसी को बोलते हैं इन्वायरमेंट स्कैनिंग। ध्यान रखना, कल को छोटी सी दुकान भी खोलोगे ना, जहां पे दुकान है वहां के लोग क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या कमाते हैं, आसपास के कॉम्पिटिटर्स क्या है, सरकार की पॉलिसी क्या है, रूल रेगुलेशन क्या है, हर चीज का आपको पता होना चाहिए। इसी को बोलते हैं इन्वायरमेंट स्कैनिंग। और थर्ड चैप्टर इसलिए है क्योंकि एक मैनेजर को पता होना चाहिए अपने बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में। अगर मैं इंडिया में हूं तो मुझे इंडिया में बिजनेस करना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि इंडिया के लोग क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते। उस हिसाब से मुझे रेस्टोरेंट खोलना पड़ेगा। पता चला इंडिया के लोग बीफ खाते नहीं, आपको बताऊं मैकडी बीफ बेचता है, बर्गर में बीफ बर्गर बेचता है, पूरे वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर है, बहुत सेल होती है। लेकिन हमारे यहाँ मैकडी क्या बेचता है? चिकन और वेज। चिकन ही बेचेगा, हमारे यहाँ बीफ मैकडी नहीं बेचेगा। क्यों नहीं बेचेगा मैकडी बीफ? पूरे इंडिया में क्यों नहीं बेचेगा? क्योंकि पता है कि इंडिया के लोग इसका कंजप्शन नहीं करते, मतलब कि ज्यादातर लोग नहीं करते कंजम्पशन इसका। लेकिन बाहर देश में आपको चिकन बहुत कम मिलेगा, आपको बीफ बर्गर मिलेगा। हमारे यहाँ की कोल्ड ड्रिंक देखो, हमारे यहाँ की कोल्ड ड्रिंक इंसान पिए जब तक डकार ना आए तो फायदा ही नहीं है उसको। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग चाहिए, हार्ड चाहिए। लेकिन बाहर कंट्री में बहुत सारा शुगर चाहिए कोल्ड ड्रिंक के अंदर। बाहर कंट्री में कोका कोला जो अपनी कोल्ड ड्रिंक बनाती है उसका लेवल अलग होता है, उस कंट्री का रूल रेगुलेशन अलग है, कितना क्या केमिकल डालना है वो सब कंट्री डिसाइड करती है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें इन्वायरमेंट का पता होना बहुत जरूरी है। इंडिया में छोटी गाड़ी का बिजनेस बहुत चलेगा। क्यों?
इंडिया की सड़कें ही ऐसी हैं, कहीं जगह गड्ढा है, कहीं कुछ है, पानी भर जाता है। अब वहां पे जो फरारी मर्सिडीज जैसी कार होती है, जो बिल्कुल दबी हुई गाड़ियां होती हैं, वहां पे वो ज्यादा चीजें नहीं चल पाएंगी। आपने ले भी ली, आप कहीं बाहर निकल गए, आप फंस जाओगे, परेशान हो जाओगे। लेकिन जो छोटी छोटी गाड़ियां होती हैं, जो मारुति की, टोयोटा की, hyundai की आती हैं, वो हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर है। 10 में से 8 गाड़ी आपको मार्केट में उसी की मिल जाएगी। तो आपको इन्वायरमेंट का नॉलेज होना चाहिए, इससे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है और आपको कई जगह कहीं रोकने को मिल जाता है, कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन आपके बिजनेस पे लगती है, कहीं ना कहीं आपको फायदा भी होता है। ठीक है, चलो इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, लेकिन उसके इंपॉर्टेंस से पहले इसके फीचर्स। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर क्या है, यानी कि हम ये अभी तो काफी कुछ आपको मजा भी आ रहा होगा, नॉलेज भी काफी कुछ मिल रहा होगा। तो इसमें सबसे पहला फीचर जो है वो है ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी फोर्सेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को इंपैक्ट डालेगा। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस पे इंपैक्ट आएगा ही आएगा। पेट्रोल का प्राइस सरकार ने बढ़ा दिया, समझ रहे हो बात को, पेट्रोल का प्राइस सरकार ने बढ़ा दिया। मैं कहता हूं मुझे क्या नुकसान है, मेरे पास तो कार भी नहीं है, बाइक भी नहीं है, और ना ही मैं किसी पेट्रोल पंप का मालिक हूं, मुझे क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, ये कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस पे भी इंपैक्ट डालेगा। अगर मैं किसी कपड़े की शॉप या राशन की शॉप है मेरी, तो मुझ पे भी इंपैक्ट आएगा। अगर मेरी राशन की शॉप है तो कहीं ना कहीं से राशन आता होगा, जो इंसान राशन लाता होगा वो कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल भरवा के अपनी गाड़ी से लाता होगा, वो मुझसे ज्यादा पैसे चार्ज करेगा, मैं कस्टमर से ज्यादा पैसे चार्ज करूंगा, तो कस्टमर मेरे से सामान कम खरीदेगा, तो कहीं ना कहीं पड़ा ना मुझ पे इंपैक्ट। इसका ये मतलब नहीं पेट्रोल महंगा हो गया तो सिर्फ गाड़ी वाले रोएंगे, नॉन कार वाले भी रोएंगे, नॉन बाइक वाले भी रोएंगे, क्योंकि उनको भी चीजें महंगी मिलने वाली है। ये होता है इनडायरेक्टली। डायरेक्टली क्या है क्लास, अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन काम है तो डायरेक्टली वाला काम हो गया, डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन का काम है, डेली पेट्रोल डीजल चाहिए, वो महंगा हो गया तो मुझे सीधा सीधा नुकसान हो गया। तो बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट डालेगा, यानी कि ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। नेक्स्ट क्या है, स्पेसिफिक और जनरल। वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर में तो क्वेश्चन पूछ ही लेगा आपसे। बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड्स स्पेसिफिक फोर्स। कुछ ऐसे फोर्सेस हैं, स्पेसिफिक फोर्सेस, जो डायरेक्टली हम पे असर डालते हैं, सीधा हम पे असर आएगा। कैसे, हमारे इन्वेस्टर वो हम पे डायरेक्टली असर दिखा सकते हैं। इन्वेस्टर मतलब जिन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। हमारे कस्टमर डायरेक्टली हमको नुकसान फायदा पहुंचा सकते हैं। हमारे कॉम्पिटिटर्स, हमारे सप्लायर्स, ये लोग हमें डायरेक्टली नुकसान पहुंचा सकते हैं। दे अफेक्ट द बिजनेस डायरेक्टली। और जनरल फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, इनको जर्नल या नॉन ह्यूमन फोर्सेस बोलते हैं। 5 डायमेंशन के अंदर पढ़ेंगे आज, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और मजा आ जाएगा पढ़ के आपको। अफेक्ट द बिजनेस इनडायरेक्टली, यानी कि 2 तरीके के फोर्सेस होते हैं। कौन कौन से, स्पेसिफिक और जर्नल। जर्नल तो पढ़ ही लोगे आप, जो डायमेंशंस पढ़ोगे, ठीक है, यानी कि सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। और स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब क्या होता है, आपके इन्वेस्टर जो डायरेक्टली आप पे इंपैक्ट डालेंगे। ध्यान रखना, स्पेसिफिक डायरेक्टली, स्पेसिफिक डायरेक्टली, जर्नल इनडायरेक्टली, जर्नल इनडायरेक्टली। और स्पेसिफिक के अंदर कौन कौन से, कॉम्पिटिटर हो गया, इन्वेस्टर्स हो गया, सप्लायर हो गया, आपके क्लाइंट सॉरी आपके क्लाइंट और कस्टमर हो गए, तो वो सारे लोग आप पे डायरेक्टली इंपैक्ट डालते हैं। थर्ड पॉइंट, इंटर रिलेशन। ध्यान रखना, जितने भी फोर्सेस हैं उन सबका कहीं ना कहीं क्लास एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। अभी मैंने बताया क्लास कि एक का नुकसान होगा तो बाकियों का भी नुकसान होगा। कोरोना वायरस के चक्कर में क्या है कि हर दुकानदार देखना आपको चीजें महंगी बेचता मिलेगा। आप उससे बोलोगे भाई ऐसी महामारी, ऐसी समस्या है, आप चीज महंगी क्यों बेच रहे हो, 100 की चीज 150 की क्यों बेच रहे हो, वो बोलेगा भाई मुझे ही महंगा मिल रहा है। समझ रहे बात को। फिर उससे पूछो भाई तुम क्यों पूछो, बोले मुझे ही महंगा पड़ रहा है, गाड़ियां ही नहीं चल रही हैं, चल भी रही हैं तो माल ज्यादा लोड नहीं हो रहा, कस्टमर नहीं है, कहीं कहीं दुकान की किराया ज्यादा है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कहीं वर्कर नहीं मिल रहे। तो यानी ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ओके, स्पेसिफिक जनरल हो गया, इंटर रिलेटेड हो गया, और हो गया आपका ऑल एक्सटर्नल। अगला क्या है, अनसर्टेनिटी। अब सुनो अच्छे से, ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ये अनसर्टेन है, यानी कि आप पहले से प्रिडिक्ट का मतलब क्या है, फ्यूचर के लिए पहले से भविष्यवाणी कर देना या अंदाजा लगा देना। प्रिडिक्ट कर लिया था, जैसे मैंने प्रिडिक्ट कर लिया था कि आज ये होने वाला है। समझ रहे हो बात को। किसी ने प्रिडिक्ट कर लिया हो अभी कोरोना वायरस के लिए 60 दिन का लॉकडाउन होने वाला है, किसी ने पहले से प्रिडिक्ट कर लिया हो, दैट इज कॉल्ड प्रिडिक्ट। डिफिकल्ट प्रिडिक्ट द चेंजेस इन इन्वायरमेंट, यानी कि आप इस बात का पता नहीं लगा सकते कि कल को क्या होने वाला है। हाँ, आप स्कैन करो, निगरानी रखते चले जाओगे ना तो नॉलेज मिलती चली जाएगी आपको। हाँ यार ऐसा हो सकता है, इंडिया जैसे अभी अगर मैं बोलूं कि इंडिया कल को ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जाने वाला है, ऑनलाइन क्लासेस की तरफ, मैं आपको रीजन देता हूं क्यों। पेट्रोल इतना महंगा है, लोग दूर दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाएंगे।
टाइम लोगों के पास होता नहीं, जाने आने का टाइम खराब होता है, एक्सीडेंटल केसेस, ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग महंगी भी होती है। तो इन सब कारणों की वजह से कहीं ना कहीं ऊपर से टेक्नोलॉजी सस्ती हो जाएगी आगे जाके, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इंटरनेट सस्ता हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी आगे जाके, तो इससे क्या होगा, लोग ऑनलाइन कोचिंग को प्रेफर करेंगे। घर बैठे बैठे से आप पढ़ रहे हो इंडिविजुअली, ना कहीं जाना ना कहीं आना, घर बैठ के अपनी पढ़ाई करना, ये सब चीजें धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगी। जैसे मैं कह सकता हूं कि पेट्रोल खत्म होने वाला आगे जाके, तो पेट्रोल कार बिल्कुल खत्म हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल कार चलेंगी। इसको कहते हैं प्रेडिक्शन करना, लेकिन वो हम नॉलेज से कर सकते हैं, बट वो एग्जैक्टली सही होगा कि नहीं इसकी हम गारंटी दे नहीं सकते। ये अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता है। अगला डायनामिक, कंटिन्यू चेंजेस आते रहते हैं। आपको पता है मैनेजमेंट के फीचर में पढ़ा आपने डायनामिक का मतलब क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक, कंटिन्यू चेंज आते रहते हैं। कब आपका बिजनेस करोड़ों से जीरो पे आ जाएगा, कब जीरो से करोड़ों पे चला जाएगा, कुछ नहीं पता। क्या पता था मास्क बनाने वाले कंपनी को कि एक ना एक दिन उनके मास्क इतने बिकेंगे कि वो मालामाल हो जाएंगे। आज पूछो, हर इंसान को मास्क चाहिए। 7.5 बिलियन की पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, सबको मास्क चाहिए। सोचो 750 करोड़ मास्क बनाएगा जो इंसान, कितना पैसा कमाएगा, बेहिसाब। मास्क वालों को बिजनेस चलेगा। किसको पता था टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस बिल्कुल जीरो में आ जाएगा। टूर कौन अभी बात करता है टूर की, कोई भी सोचेगा भी नहीं। सोचो टूर कंपनी बेचने वाले, टिकट बेचने वाले सब लोग कहां जाएंगे, जो टूर गाइडर थे वो लोग क्या करेंगे, सब बेरोजगार हो गए। तो यानी कि डायनामिक है, कब क्या चेंज हो जाए कुछ नहीं पता। तो आप कंटिन्यू स्कैन करते जाओ ताकि अपने आप को उस हिसाब से ढाल सको। एग्जाम्पल, पता था एक्स लिमिटेड को कि कल को दिवाली पे पटाखे बैन होंगे, क्रैकर नहीं चलेगा, तो एक्स लिमिटेड ने धीरे धीरे पटाखे का प्रोडक्शन कम कर क्या बना, लाइट्स, डेकोरेटिव लाइट्स हो गया, डेकोरेशन आइटम हो गया, उन सबको ज्यादा बनाना चालू कर दिया। उनको पता था कल जाके होने वाला ही है, तो ये स्कैन करेंगे तभी तो पता चलेगा। समझ रहे हो बात को? और इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस को शिफ्ट कर सकते हो किसी दूसरी तरफ। अगला क्लास कॉम्प्लेक्स, इट मीन्स यानी कि बहुत डिफिकल्ट है आपको पहले से पता लगा लेना कि क्या चेंज होने वाला है। कई बार होता क्या है, एक छोटा सा चेंज आता है बिजनेस के अंदर और एनवायरनमेंट के अंदर, कोई भी छोटा सा चेंज और हमारे बिजनेस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। कई बार एक बड़ा सा चेंज आता है एनवायरनमेंट के अंदर और हमारे बिजनेस पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालता, बहुत छोटा छोटा इंपैक्ट डालता है। तो कहने का मतलब कई बार सरकार की छोटी सी एक पॉलिसी हमारे बिजनेस को बहुत फायदा या बहुत घाटा पहुंचा सकती है। कई बार सरकार की बड़ी सी पॉलिसी होने के बाद भी हमारे बिजनेस पे उसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता। समझ रहे हो बात को? कई बार सरकार टैक्स रेट कम ज्यादा कर देती है, उससे हमारा बिजनेस भी क्या होता है, इंपैक्ट होने लग जाता है। क्लियर है यहां तक? तो कॉम्प्लेक्स है, उलझा हुआ है, आप एग्जैक्टली बता नहीं सकते कितना चेंज आएगा आपके इंपैक्ट में। नेक्स्ट क्लास रिलेटिविटी का मतलब क्या है, एक चीज पे उसका प्लस इंपैक्ट आएगा तो एक चीज पे माइनस इंपैक्ट भी आएगा। कोरोना के चलते कई लोगों का बिजनेस खराब हो गया है, लेकिन साथ में कई लोगों का बिजनेस बढ़ भी गया है। किनका? मास्क, सैनिटाइजर बनाने वाले कंपनी का, इनका बिजनेस जो है बढ़ गया। आज बड़े बड़े पैसा कमाने वाले लोग घर बैठे हुए हैं, लेकिन छोटी छोटी सब्जियों के ठेलिए काम करने वाले लोग आज अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। छोटी छोटी चीजें, सब्जी बेचते हैं, पानी बेचते हैं, उनको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, और बड़े बड़े लोगों का जो लाखों करोड़ों का उनका नुकसान हो रहा है। दैट इज कॉल्ड रिलेटिव। यानी कि आपका एनवायरनमेंट, ये किसी भी तरीके से कोई चेंज आया तो वो आपके बिजनेस पे कैसे असर दिखाता है। इंपैक्ट ऑफ चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट इज नॉट सेम फॉर ऑल इंडस्ट्री। हर किसी के लिए सेम नहीं होगा। इट हैज डिफरेंट इंपैक्ट ऑन डिफरेंट इंडस्ट्री। हर किसी इंडस्ट्री पर अलग अलग इंपैक्ट आएगा। इट मे ब्रिंग पॉजिटिव फॉर सम इंडस्ट्री, किसी इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएगा और किसी इंडस्ट्री के लिए क्या ला सकता है, नेगेटिव। एग्जांपल, पॉल्यूशन इंक्रीज, हेंस पेट्रोल कार शुड बी बैन। सरकार ने बोला पॉल्यूशन बढ़ेगा तो पेट्रोल कार को बैन करना चाहिए, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी कार बनाएंगी, जो साइकिल कंपनी होंगी, उनको इससे फायदा होगा। आप देख लेना, आज मैं बोल रहा हूं, आने वाले जमाने में लोग साइकिल को ज्यादा प्रेफर करेंगे, और ऐसा कई कंट्री में हुआ भी है। इंडिया में इसलिए थोड़ा लागू नहीं हो पाता, इंडिया की सड़कों में गड्ढा, पानी भरा रहता है, ऊपर से हमारी कंट्री के लोगों की सोच ही खराब है। कोई साइकिल चला रहा है तो इसका मतलब उसको कुछ नहीं है, वो तो ऐसे ही है, उसको धक्का दे दो, गिरा दो, उसको कुछ भी उल्टा सीधा बोल दो। अब जो बड़ी गाड़ी में है उसकी ज्यादा इज्जत, मतलब लोग क्या करते हैं हमारे देश के अंदर, गाड़ी, कपड़े, इन सबको देख के जज करते हैं आपको। भाई बड़ी गाड़ी है, अच्छे कपड़े पहन रखे हैं तो भाई रेस्पेक्ट करेंगे, छोटी गाड़ी है या फिर खराब कपड़े पहन रखे हैं तो भाई आपको जज नहीं करेंगे। समझ रहे हो बात? तो जज करते हैं लोग आपकी चीजों को देखकर। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा पॉसिबल अभी नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी पॉल्यूशन इतना बढ़ जाएगा, लोग क्या करेंगे, साइकिल की तरफ शिफ्ट करेंगे। बॉडी फिटनेस के लिए भी अच्छा होता है, और प्लस उन कंपनी को फायदा होगा जो किसी ना किसी फ्यूल से वो चीजों को नहीं चला रहे। डन। तो अगर पेट्रोल खत्म होगा तो साइकिल कंपनियों को क्या होगा, फायदा होगा। तो इसको बोलते हैं रिलेटिविटी, कहीं ना कहीं एक दूसरे पे इसका इंपैक्ट आएगा। अच्छा सर, बिजनेस एनवायरनमेंट को आपने पढ़ लिया सब चीज, अब सर इसका फायदा क्या होगा? इंपोर्टेंस का मतलब क्या होता है, बेनिफिट। ठीक है, सुनो, अगर मैं पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को स्कैन करूंगा तो मुझे फायदा क्या होगा? फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ध्यान रखना क्या लिखा है, इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। पहला एडवांटेज मुझे मिलेगा, सबसे पहले मुझे फायदा होगा अगर मैं एनवायरनमेंट को स्कैन करूंगा तो। एग्जाम्पल,
आजकल आप लोग अपने दोस्तों से कॉल पे कम चैट पे ज्यादा बात करते हो। अब चैट जो इस बात को सबसे पहले समझ गया उसका मार्केट सबसे बड़ा होगा। आज भी व्हाट्सएप जो है वो पूरे के पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा बिजनेस करती है जब चैटिंग की बात होती है। तो आप अगर 10 लोगों में देखो, 10 लोगों में से 9 लोगों के पास व्हाट्सएप होगा, जबकि व्हाट्सएप के अलावा बहुत सारे अदर एप्लीकेशंस भी हैं। लेकिन व्हाट्सएप इस बात को पहले ही समझ गया था कि आगे आने वाले टाइम में लोग कॉल पे कम चैट पे ज्यादा बात करेंगे। याद करो, जरा सा थोड़ा सा खुद सोचो, आप अपने दोस्तों से कैसे बात करते हो? चैट पे सबसे ज्यादा बातें करते हो, कॉल पे बहुत कम बात करते हो। तो आप चैट का यूज में भी सब, हर किसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे लोग जो है व्हाट्सएप का यूज करते होंगे। तो जो इंसान सबसे पहले समझ जाएगा उसको सबसे पहले फायदा होगा। मारुति सबसे पहले समझ गया था कि आगे आने वाले टाइम में छोटी गाड़ियों की जो है डिमांड वो ज्यादा होगी। ठीक है, छोटी छोटी गाड़ियों की, सॉरी गाड़ी तो बन नहीं पाई मुझसे, छोटी छोटी गाड़ियों की जो डिमांड है वो ज्यादा होगी। समझ रहे हो बात को? इस बात को समझ गया था मारुति कि छोटी छोटी गाड़ियों की जो डिमांड होगी वो ज्यादा होगी इंडिया में। तो छोटी छोटी गाड़ियां इंडिया में जो है वो काफी पॉपुलर हैं। इसके अलावा और जो बहुत सारे अदर कंपनी भी हैं, लेकिन फिर भी उनका शेयर जो होता है वो ज्यादा होता है। तो यानी कि जितने पहले आप समझ जाओगे इन्वायरमेंट को, उतनी जल्दी से आपको फायदा होगा। एक और एग्जाम्पल आपकी पढ़ाई के रिलेटेड देता हूं। मान लो जैसे अब अभी के लिए कोरोना वाला ले लेते हैं, पढ़ाई का छोड़ो। कोरोना में क्या है कि अभी हैंड सैनिटाइजर, ठीक है, मास्क, ठीक है, इन सबको ये सब बनाने वाली कंपनियां बढ़ गई हैं। कल को जो कपड़े बनाते थे, शर्ट पैंट, वो लोग भी आज मास्क बना के बेच रहे। क्यों? जितनी जल्दी आप समझ जाओगे भैया आजकल लोगों को क्या चाहिए, तो आप वहां पे फायदे में रहोगे, आपका बिग शेयर होगा। बिग शेयर का मतलब क्या है कि पूरी मार्केट में ज्यादा लोग आपका माल खरीदेंगे। अगर देश में 100 लोग रहते हैं तो 80 लोग आपका सामान खरीदेंगे। इसको बोलते हैं बिग शेयर। द बिजनेसमैन हु आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड स्कैन द अपॉर्चुनिटी ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट एट अर्ली स्टेज, जो जितनी पहले समझ जाएगा, दे गेट मैक्सिमम बेनिफिट और दे कैन कैप्चर अ बिग शेयर इन द मार्केट। तो सबसे पहले समझेगा और बिग शेयर वो कैप्चर कर पाएगा। दे कैन गो मच अहेड ऑफ देयर कॉम्पिटिटर, अपने कॉम्पिटिटर से बहुत आगे वो निकल जाएगा थ्रू इन्वायरमेंट स्कैनिंग। क्लियर है? नेक्स्ट है हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेड्स। इसे कॉपी में लिखते रहना, याद करते चले जाना। अगर आप एनवायरनमेंट को स्कैन करते हो तो आप थ्रेड्स का पता लगा पाओगे और अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाएगा। आपको वार्निंग सिग्नल मिल जाएगा पहले ही। अगर आप लोग एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे तो आपको पहले ही पता पड़ जाएगा वार्निंग सिग्नल, भाई कल को ये वाला चीज होने वाला है, ये हमारे बिजनेस पे नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा, तो हम इस काम को नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हेल्प्स इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेस, यानी कि अगर आप एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे तो अपने रिसोर्सेस को भी आप आराम से अरेंज कर पाओगे। जब मारुति इंडिया में बहुत बड़ा बिजनेस करने वाला था, उस समय नेरोलैक को पता चल गया कि अरे भाई मारुति अगर अपनी गाड़ियां बनाएगा तो गाड़ी में पेंट कैसे करेगा। तो नेरोलैक ने क्या किया, अपना पूरा पावर प्लांट बढ़ा दिया, अपने आप को विस्तार कर दिया ताकि मैं इतना अच्छा दिखूं कि मारुति मुझे ही अपना काम दे गाड़ियों में पेंट करने का। तो ये चीज है। तो बाद में वो पेंट का कॉन्ट्रैक्ट किसको मिल गया? नेरोलैक को मिल गया। नेरोलैक पेंट कंपनी, सबको पता होगा। तो यानी कि अगर आप इन्वायरमेंट को स्कैन करोगे तो पहले से ही आप अपने अंडर रिसोर्सेस वगैरह को असेंबल कर लोगे। क्या चाहिए, कैसे चाहिए, गोल कैसे अचीव करना है, वो सारी चीजें, रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ। बिजनेसमैन हैव टू सप्लाई द गुड्स फॉर टू मार्केट अकॉर्डिंग टू डिमांड इन मार्केट टू सप्लाई आउटपुट दे नीड इनपुट। तो अगर आउटपुट सप्लाई करना चाहते हैं तो उनको इनपुट चाहिए, उनको रॉ मटेरियल एटसेट्रा चाहिए। दे एक्वायर रॉ मटेरियल, सिलेक्ट रिसोर्सेस अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट में कैसी अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेस की, क्या चीज है, वो सब पहले स्कैन करके उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, सामान की सप्लाई करते हैं। फोर्थ पॉइंट है हेल्प्स टू अडॉप्ट रैपिड चेंजेस, यानी कि अगर आप इन्वायरमेंट को स्कैन करते रहो तो इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस अगर आता है तो आप उसको जल्दी अडॉप्ट कर सकते हो। नोटबंदी हुई, पैसा नहीं था लोगों के पास, तो लोगों ने काम धंधा बंद थोड़ी कर दिया। लोगों ने पेटीएम इंस्टॉल किया, लोगों ने स्वाइप मशीन, पीओएस ट्रांजैक्शन वाली मशीन को अपने यहाँ इंस्टॉल कराया, ऑनलाइन पेमेंट लेना चालू किया। तो भैया अगर आप अगर आप एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे तभी तो पता चलेगा आपको, तभी तो जल्दी से अंदर क्या करोगे, जो बाहर चेंजेस आ रहा है उसको हम लोग अडॉप्ट कर लेंगे। तो टुडे चेंजेस आर टेकिंग प्लेस वेरी फास्ट। आजकल बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और हमें उस चेंजेस को अडॉप्ट करना है। जो टेक्नोलॉजी जो पसंद लोगों की है हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना है। अगर दिवाली आती है तो दिवाली के टाइम पे हम लोग रेस्टोरेंट में हम लोग समोसे नहीं बेचेंगे, हम लोग मिठाइयां बेचेंगे, क्योंकि वहां पे मिठाइयों का कारोबार जो है वो तेजी से बढ़ेगा। तो आपने देखा होगा दिवाली के टाइम पे जो लोग कोई भी बिजनेस कर रहे हो, लेकिन वो देखते हैं कि इंडिया में दिवाली मेन सेलिब्रेशन का फेस्टिवल है, तो वो लोग क्या करते हैं, दिया बेचते हैं, वो लोग बर्तन बेचते हैं, गोल्ड बेचते हैं वो लोग, या फिर मिठाइयां, कैडबरी सेलिब्रेशन की चॉकलेट्स, ये सारी चीजें वो बेचते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप स्कैन करोगे तो आप में बाहर में कोई भी चेंजेस अगर आता है तो उस चेंजेस को आप अडॉप्ट भी कर पाओगे।
नेक्स्ट है प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग। तो बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करोगे तो फायदा क्या होगा, आप प्लान कर पाओगे और पॉलिसी बना पाओगे। प्लान एंड पॉलिसी इन द ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्म्ड कीपिंग इन माइंड ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी कि आपको बिजनेस इन्वायरमेंट को ध्यान रखते हुए प्लान पॉलिसी बनाना है। सो दीज मस्ट बी मेड इन कीपिंग ऑफ माइंड द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है उसको देख के आपने प्लान पॉलिसी बनानी है। थ्रू इन्वायरमेंट स्कैनिंग वी कैन मेड प्लान पॉलिसी टू रिमूव थ्रेट्स एंड ग्रैब अपॉर्चुनिटी। तो जो भी थ्रेट्स है जो हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचाएंगे उनको हम हटा देंगे और अपॉर्चुनिटीज को लेके आएंगे। तो ये हमें फायदा होगा अगर हम इन्वायरमेंट को स्कैन करें अच्छे से, तो हमें प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग में मदद मिल सकती है। और इससे हमारा क्या होगा, सीधी सी बात है, अगर हम ये सारी चीजें करेंगे तो हमारा जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा और हमारे बिजनेस को फायदा होगा, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। तो आपने करना क्या है, एक दिन का टाइम लो, इसको बार बार लिख के इसकी हेडिंग्स को, जो बच्चे कमजोर हैं अंदर की नहीं बना के लिख पाते, तो वो इसी चीजों को, मेरे नोट्स को आराम से बना के लिखो, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ अदर भी अपना ऐड कर सकते हो, बट वो सही होना चाहिए, उसकी इंग्लिश एकदम अच्छी होनी चाहिए। क्लियर है? तो हमने पढ़ लिया बिजनेस के फीचर, बिजनेस के इंपोर्टेंस। अब आते हैं ये अपना लास्ट टॉपिक, बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशन। और ध्यान रखना, मैं आपको इसके अंदर डीमोनेटाइजेशन भी पढ़ाऊंगा लास्ट में, क्योंकि वो इस सिलेबस में डीमोनेटाइजेशन ऐड हो चुका है। पेपर में पूछे ना पूछे, लेकिन वो आपके सिलेबस के अंदर है, आपको नॉलेज होनी चाहिए, जैसे जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन। तो जीएसटी तो पढ़ेंगे नहीं बीएसटी के अंदर, हाँ डीमोनेटाइजेशन जरूर पढ़ेंगे, नोटबंदी। चलो अब हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, वो डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ढंग से और ध्यान से सुनना, केस स्टडीज सबसे ज्यादा इसी से आ सकती है कि आपको पता लगाना होगा कौन सा डायमेंशन है, आपको पता लगाना होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना होगा। इट रेफर्स टू ऑल द फैक्टर, फोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशन विच हैव डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ओवर द बिजनेस। यानी कि ये जो 5 डायमेंशन, मैंने अपने कॉपी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, आप पेपर में भी इस तरह से यूज कर सकते हो, कैसे भी 5 सर्किल बना लो, 5 ऐसे बॉक्स बना लो क्लास, या एक सर्किल बना के इस तरीके से 5 बना लो, उनको इस तरीके से ऐसे जोड़ दो, ठीक है। तो ये 5 डायमेंशन है बिजनेस इन्वायरमेंट की। मैंने कहा था कुछ ना कुछ चार्ट डायग्राम जरूर बनाना, हर क्वेश्चन में नहीं, लेकिन हाँ पूरे के पूरे पेपर में 4-5 जरूर बना देना, उससे आपकी कॉपी अट्रैक्टिव लगेगी। और बिजनेस तो होता ही यही है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट के 5 डायमेंशन है। पहला है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, दूसरा है टेक्नोलॉजिकल, तीसरा पॉलिटिकल, चौथा सोशल और 5वां लीगल। तो यानी किसी भी बिजनेसमैन को इन 5 के 5 डायमेंशन को इग्नोर नहीं करना है, इन 5 डायमेंशन को फॉलो करना है, ताकि आप इन्वायरमेंट को अच्छे से समझ सको। जितना बेहतर इन्वायरमेंट को समझोगे उतना फायदा होगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर मेरा एसी का काम है तो मैं एसी का बिजनेस जाके लेह लद्दाख में करूंगा तो भैया मेरा डूबेगा ही डूबेगा बिजनेस। एसी का बिजनेस जाके हिमाचल प्रदेश में करूंगा, शिमला में करूंगा, मनाली में करूंगा, ठीक है, कुफरी में करूंगा, तो वहां पे मेरा बिजनेस नहीं चलेगा, वहां मेरा बिजनेस ठप होगा। समझ रहे बात को? पानी नोएडा का कितना खराब है, अगर मैं यहाँ पे एयर प्यूरिफाई लगाऊंगा तो हर कोई पानी पिएगा। पहाड़ों में तो वैसे ही एकदम प्योर पानी, फिल्टर से भी अच्छा पानी निकल के आता है पहाड़ पर्वतों से। तो यानी कि आपको पता होना चाहिए ना, अगर मैं नोएडा में रह रहा हूँ, यहाँ ज्यादा लोग जवान हैं, तो उनके हिसाब से, ज्यादा लोग छोटे बच्चे हैं तो मैं खिलौने बेचूंगा, ज्यादा लोग बूढ़े लोग हैं तो मैं चश्मा और स्टिक्स बेचूंगा। भाई जैसे लोग वैसे तो सामान बेचेंगे, हम अपने हिसाब से कोई सामान बेचने लगे तो कैसे चलेगा आपका बिजनेस? समझ रहे हो? तो बिजनेस इन्वायरमेंट का पहला डायमेंशन है आपका इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। भाई जिस देश में मेरा बिजनेस है उस देश की इकोनॉमी को अंडरस्टैंडिंग करना ही इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट है। अगर तुम कोई छोटी सी दुकान चला रहे हो तो शायद तुमको फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। लेकिन अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन है, समझ रहे हो बात को, बड़ा बिजनेसमैन है, कई देशों में बिजनेस कर रहा है, तो उसका बिजनेस अगर इंडिया में है तो वो मस्ट अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब सर जी, दीज फैक्टर्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। यानी कि ये जो है आपकी इकोनॉमी को, भाई सीधी सी बात है, मेरी इकोनॉमी गरीब है तो मैं वहां पे अमीर सामान कैसे बेच पाऊंगा? तो मेरी जैसी इकोनॉमी होगी मैं वैसा ही तो सामान बेचूंगा। इसके अंदर आता है जीडीपी, देश की जीडीपी कितनी है, लोग कितना कमाते हैं, हर इंसान ऑन एन एवरेज कितना कमाता है। फिस्कल पॉलिसी, यानी कि आपने पढ़ा होगा फिस्कल ईयर, इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, आप नहीं पढ़ा तो मैं बता दूं आपको। फिस्कल पॉलिसी मतलब सरकार का टैक्सेशन सिस्टम और सरकार का एक्सपेंडिचर जो पब्लिक वेलफेयर वर्क्स पे सरकार करती है। और मॉनेटरी पॉलिसी मतलब बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएजन, क्रेडिट रेशनिंग,
ठीक है, ये सब आपका मॉनेटरी पॉलिसी, सब इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, अगर आप नहीं पढ़ा तो पढ़ चुके हो तो अच्छी बात है। एंड कंपोनेंट्स, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म जो यानी कि आपको पता ना आजकल बैंकिंग सिस्टम कैसा है, आपको ऑनलाइन सारी सुविधा मिल जाती है, जीएसटी का बिल, डीमोनेटाइजेशन। ध्यान रखना अगर केस स्टडी के अंदर डीमोनेटाइजेशन जीएसटी बिल आता है और आपसे पूछेगा बताओ कौन सा एनवायरमेंट है, तो समझ जाना इकोनॉमिकल एनवायरमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि देश का एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और बैलेंस ऑफ ट्रेड वो भी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है सिर्फ गुड्स का, और ये ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का। रेट ऑफ सेविंग, लोग कितना सेव कर रहे हैं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें, इन्फ्लेशन रेट, हमारे देश के ऊपर लोन कितना है, ये सारी चीजें अगर आपके केस स्टडी में आ जाए समझ जाना वो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट है जो हमारी इकोनॉमी पे डायरेक्ट असर दिखाता है, और मेरी जैसी इकोनॉमी होगी मुझे उसके हिसाब से बिजनेस करना पड़ेगा। समझ लो आपको, फरारी अपना सारा मेन बिजनेस जो है वो इंडिया में नहीं करता है, मर्सिडीज अपना मेन बिजनेस बेंच अपना या फिर जो और भी गाड़ियां हैं लाइक BMW हो गई और भी बहुत सारी जैसे RR हो गई, रॉल्स रॉयस, वो अपना मेन काम इंडिया में नहीं करते। क्यों? इंडिया की इकोनॉमी ऐसी है, लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि भैया वो 5 करोड़ 10 करोड़ की गाड़ी खरीद सकें, वो 10 लाख की गाड़ी 5 लाख की गाड़ी खरीदेंगे। तो अगर ये बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। देश के बारे में पता होना चाहिए आपको, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। सेकंड, टेक्नोलॉजी। देश में टेक्नोलॉजी कौन सी यूज है, आप यकीन नहीं मानोगे, जो टेक्नोलॉजी इंडिया यूज करता है वो टेक्नोलॉजी डेवलप नेशन 4-5 साल पहले ही यूज कर चुके हैं। जो कल्चर हम आज फॉलो कर रहे हैं उसको वो कल्चर बाहर देश में कई साल पहले ही खत्म हो चुका है। आप खुद सोचो कि हमारा इंडिया, मैं ये नहीं कह रहा कि कई बिल्कुल पीछे है, बहुत सारी जगह आगे भी है, लेकिन अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूंगा तो हमारे कंट्री की देखो ट्रेन की स्पीड क्या होती है, धीरे धीरे चलती है, इतने एक्सीडेंट नहीं के। जबकि जापान जैसी कंट्री जहां पे आपको पता है कि कितना हिरोशिमा नागासाकी में नुकसान हुआ था अमेरिका के द्वारा, फिर भी वो कंट्री देखो कितना आगे निकल गई है कि वो बुलेट ट्रेन 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करते हैं। सोचो 500 किलोमीटर मतलब 2-3 घंटे के अंदर कहीं भी, 3-4 घंटे के अंदर पूरे देश में कहीं भी घूम लेंगे वो। और हमारे यहाँ की ट्रेन कहीं भी जाना हो 30 घंटा, 24 घंटा, 12 घंटा लगती है। तो यहां पे यह नहीं कहने का मतलब क्या है कि हम लोग जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो ओल्ड कर रहे हैं। तो हमें देखना चाहिए मार्केट में टेक्नोलॉजी कौन सी। अगर मैं एक दुकानदार हूं, मोबाइल फोन बेचता हूं, मुझे पता है 4G फोन बिक रहे हैं, 5G फोन बिक रहे हैं, तो मैं 3G बेचूंगा तो कौन आएगा मेरे पास। कपड़ों का फैशन देख लो, सॉरी कपड़ों की बात नहीं करेंगे, वो फैशन चलेगा सोशल में। अब यहां सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। इट रेफर्स टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन करने के लिए कौन सी मेथड का यूज कर रही है। न्यू इक्विपमेंट्स, ऑनलाइन टीचिंग, ध्यान रखना ऑनलाइन टीचिंग, ओके। और कई लोगों के मन में आ रहा होगा सर क्या ये जो अभी चल रहा है कोरोना वायरस, क्या आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है? तो मेरा आंसर है नो, आपके एग्जामिनेशन में वो नहीं आएगा, बेफिक्र रहो, ठीक है। मानना नहीं मानना आप अपने ऊपर है। मैंने आपको इकोनॉमिक्स में भी बोला था कि इकोनॉमिक्स के पेपर में डाटा नहीं पूछेगा, ना मैंने डाटा पढ़ाया वीडियोस में, मैंने साफ कहा था नहीं पूछेगा। तो डाटा देखो पूछा नहीं आपको, क्योंकि आप क्लास 12th में हो यार, आप IAS का मेंस और प्री थोड़ी दे रहे हो। ऑनलाइन पेमेंट हो गया, न्यू टेक्नोलॉजी होगा, ड्राई फ्रूट, ठीक है, ड्राई फ्रूट नहीं फूड, रोबोटिक्स समझते हो ना, गूगल पे कैसे बोलते हो फोन करके, गूगल पे कुछ भी बोलते हो तो काम करता है। रोबोट्स लगे हुए बहुत सारे फॉरेन कंट्री में, तो रोबोट ही सामान पहुंचाती हैं। ऑनलाइन बुकिंग ऑफ ट्रेन, एयर टिकट जैसा भी चल रही है। डेवलपमेंट ऑफ IT सेक्टर, रेडी टू कुक फूड। अब क्या होता है, आपको पूरा पैकेट खाना आएगा, आप गर्म पानी में डाल दो, 1 साल तक खाना वो रहेगा, गर्म पानी में डाल के निकाल दो, वो खाना ऐसा लगेगा जैसे अभी बनाया हो। समझ रहे हो बात को? जो भी चीज आप खाते हो ना बेसिकली वो बाहर कंट्री में मेजर फूड जो होता है वो रेडी टू कुक होता है। आप बोलते हो शाही पनीर, तो वो शाही पनीर तुरंत नहीं बनाएंगे, बनाया होगा, 1 साल तक वो सर्वाइव करता है। गर्म पानी में डाल दिया, बन गया, उसको रेडी हो गया। लेजर ऑपरेशन, बिना चीर फाड़ के ऑपरेशन चलता है। और आप तो जानते हो क्लास रॉकेट साइंस के अंदर, एरोनॉटिक्स के अंदर लोग चांद पे जाते हैं, लोग उसके बाद लोग अभी दूसरे ग्रह पे, मंगल ग्रह पे भी जाने की बात चल रही है। तो ये सब क्या है? ये आपकी टेक्नोलॉजी है। तो जब भी टेक्नोलॉजी की बात आए तो वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट होगा। यहाँ पे नए नए इन्वेंशंस आते हैं या इनोवेशंस आते हैं, ठीक है। इन्वेंशन और इनोवेशन, नया कुछ पुरानी चीज में नया ऐड करके अच्छा बना दिया, इनोवेशन। और इन्वेंशंस मतलब कोई नई चीज का आविष्कार किया आपने जो पहले कभी थी ही नहीं। थर्ड आता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अब भैया सरकार कौन सी है, इस पे भी आप हर कोई अग्री करोगे। सरकार जैसी होती है उसका बिहेवियर वैसा होता है। अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है सेंट्रल में और बहुत सारे स्टेट में, यानी कि मोदी जी की। तो मोदी जी की आइडियोलॉजी क्या है, उनकी थिंकिंग क्या है,
इस चीज के ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो तो आपको जरूर फर्क पड़ता है कि सरकार कौन सी है। द फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर सच एज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कि देश में सरकार किसकी है, गवर्नमेंट अफेयर सच एज टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन पावर, कौन सी सरकार के पास पावर है, और उस सरकार का रवैया क्या है। समझ रहे हो, जैसे योगी आदित्यनाथ जी हैं उत्तर प्रदेश में, तो उनका रवैया क्या है, समझ रहे हो बात को, लोगों की तरफ। फॉरसाइट ऑफ रूलिंग पार्टी का नजरिया क्या है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हैज इमीडिएट एंड ग्रेट इंपैक्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन, सो बिजनेसमैन मस्ट स्कैन द डायमेंशन केयरफुली। तो आपको ध्यान रखना है, सरकार जैसी होगी, जैसी सरकार आती है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं देश के अंदर, तो आपको पता चलना चाहिए कि सरकार कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आपको बिजनेस करना है। 1977 में जनता गवर्नमेंट आई पावर में, उन्होंने बोला कि बाहर देश की जितनी भी कंपनी इंडिया में है वो सब अपने घर चले जाओ, जिसकी वजह से कोका कोला जो इतनी बड़ी कंपनी है पूरे वर्ल्ड वाइड चलता है, उस बिजनेस को जाना पड़ा। समझ रहे हो बात को, अपना तामझाम पूरा लेके इंडिया को छोड़ के जाना पड़ा। फिर 1991 में जब एलपीजी आया तो फिर कोका कोला वापस इंडिया के अंदर आ गया। तो कहने का मतलब है सरकार बदली और इनका बिजनेस ही बंद हो गया। सरकार ने बोला बिजनेस बंद, उससे पहले वाली सरकार बिजनेस को चला रही थी, अगले वर्ष सरकार ने बंद कर दिया। 2014 में इलेक्शन जीतने के बाद, देखो ये मैंने अंडरलाइनिंग क्यों किया हुआ है, कभी भी अगर ये आ जाए ना आफ्टर विनिंग इलेक्शन, समझ जाना वो कौन सा एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल। सरकार जीत बनी और सरकार ने लगा दिया स्किल इंडिया मूवमेंट, स्वच्छ भारत अभियान 2014 में चालू किया बीजेपी ने। तो अगर ये सब चीज पूछता है तो कौन सा एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। स्वच्छ भारत अभियान पॉलिटिकल। जीएसटी था क्या, जीएसटी डिमोनेटाइजेशन इकोनॉमिकल। नेक्स्ट है सोशल, आपका समाज कैसा है, कस्टम क्या है, परंपरा क्या है, लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी जीते हैं, वुमेन की कितनी इंपावरमेंट है, वुमेन वर्कफोर्स कितना है वहां पे काम जो करते हैं लोग, लाइफस्टाइल कैसी है, फेस्टिवल कौन कौन से, ये पता होना चाहिए। अमेजॉन इंडिया की कंपनी नहीं है, लेकिन अमेजॉन को पता है कि इंडिया में दिवाली कब सेलिब्रेट की जाती है। फ्लिपकार्ट को पता है, और बाहर देश की जो भी कंपनियां हैं या इंडियन कंपनीज हैं उन सबको पता है कि दिवाली के टाइम पे हमें डिस्काउंट देना है ऑनलाइन में, ई कॉमर्स के थ्रू हमें डिस्काउंट देना है। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें उनको पता है कि फेस्टिवल टाइम है, इस टाइम फायदा उठा लो। यानी कि अमेजॉन को हर कंट्री के फेस्टिवल का पता होगा, वहां पे उसके हिसाब से वो ऑफर देगा, जिस कंट्री में जो फेस्टिवल उस कंट्री में वो वाला ऑफर दे देगा वो। तो यानी कि आपको समाज का पता होना चाहिए, लोग कस्टम क्या है, परंपरा क्या है, ट्रेडिशन क्या है, लोग क्या पहनते हैं क्या नहीं पहनते, ये सारी चीजें, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, पसंद क्या है नापसंद क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। बेसिकली अगर आप एक रेस्टोरेंट चलाते हुए कपड़ों काम करते हो, पता होना चाहिए। पहले आप देखिए जीन्स कैसे आती थी, पहले जीन्स ऐसे ऐसे आती थी, ऐसे मतलब कि यहाँ से पूरे फैली हुई जीन्स आती थी, जैसे मैं बना नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से जीन्स आती थी नीचे से। फिर नैरो आने लगी, फिर मतलब कि नैरो कैसे आने लगी, ऐसे बिल्कुल पतली पतली जीन्स आने लगी, ठीक है, इस तरह से पतली पतली। तो यानी कि आपको पता होना चाहिए फैशन जो है वो चेंज होता रहता है, लोगों का फैशन जो है पता नहीं कितनी कितनी फैशन चेंज होते हैं। पैंट पहले बड़ी पहनते थे, छोटी पहनते थे, लोग बोलते भाई कपड़े नहीं है, अब छोटी छोटी पैंट पहनना है, नीचे से जो है पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, जो भी आप समझ रहे हो ना, कि भाई देखो जैसा फैशन होगा, जैसा सोशल होगा एनवायरनमेंट, आपको उस हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा। और एट लास्ट, आज का लास्ट टॉपिक है, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी क्योंकि आपको मुझे 2 क्लास के अंदर खत्म भी करना था, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। देखो लाइक जरूर करना है इसको, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना, वैल्यूएबल कमेंट देना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मेरे को और अच्छे से आप लोगों के लिए काम मेहनत करने में मजा आए। और इससे पहले उम्मीद करता हूं कि चैप्टर 1 इस संडे तक हमें 4 चैप्टर खत्म करने हैं पूरे अच्छे से। चैप्टर नंबर 2 पूरा फिनिश हो गया होगा, इसके एमसीक्यू, इसके केस स्टडीज, इसका रिवीजन, ये सब मैंने आपको दे रखा है। आप लोग प्लेलिस्ट देखना अभी जाके, प्लेलिस्ट उसके अंदर जो भी है लाइन बाय लाइन फॉलो करना है। अगर मैं आगे चल रहा हूं तो कोई बच्चा पीछे चल रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आपने एक एक करके सारी वीडियोस को देखनी है लाइन बाय लाइन। बस आपको इतना है ना, 18 जून तक हम लोग अपना पूरा का पूरा सिलेबस पूरा खत्म करेंगे, फिर रिवीजन, प्रैक्टिस पेपर, सैंपल पेपर सब कुछ करके बस आप 9 तारीख को जो पेपर देने जाओगे ना, आग लगा दोगे पेपर में, बस इतना बता रहा हूं आपको। लीगल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज टू ओबे द लॉ। आपको नियम कानून तो देखो फॉलो करना पड़ेगा, नियम कानून के बिना काम करोगे तो आपका बिजनेस इलीगल हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हर कंट्री को ध्यान रखना है कि क्या रूल रेगुलेशन है। अगर आपने इग्नोर किया रूल रेगुलेशन, देखो एक लाइन है, ये आपके जीवन में आपको बहुत काम आने वाला है, ध्यान रखना। आप आगे जाके पढ़ोगे भी, मैंने यहां लिख दिया है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर मान लो बाइक पे 4 बंदों को लेके मैं जा रहा हूं, पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, मैं बोलता हूं कि भैया 4 बंदों पे मना है, अरे यार ये तो मुझे पता ही नहीं था, मुझे छोड़ दो, मैं अगली बार नहीं करूंगा। अच्छा मर्डर करने पे जेल है, मुझे तो पता नहीं था, मैं अगली बार मर्डर नहीं करूंगा, क्या मुझे पुलिस छोड़ देगी? नहीं। अगर मान लो मैं दुबई चला गया घूमने और मैं दुबई में जाकर रास्ते में थूक रहा हूं,
कुछ लोग क्या करते हैं, थूकते हैं रास्ते में, गुटखा खा के थूकते हैं, पता नहीं कौन में ये सब। अगर कोई बंदा कर रहा है ऐसा काम और पुलिस पकड़ लेती है, बोलेगा अच्छा मुझे दुबई का रूल पता नहीं था, हमारे इंडिया में तो खूब थूकते हैं, उसको सीधे जेल हो जाएगी। हमें क्या पता, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नोस। क्यों? अगर आप ये बोलते हो ना कि मुझे लॉ का तो पता ही नहीं था, अच्छा ये वाला नियम भी आ गया हमारे देश में, सर मुझे तो पता नहीं था, अगली बार नहीं करूंगा, मुझे पता, वाकई कसम से नहीं पता था, तो क्या पुलिस छोड़ देगी? वो कभी नहीं। यानी कि लॉ का इग्नोरेंस करना आपके लिए कोई बहाना साबित नहीं होगा। तो आपको पता होना चाहिए हर कंट्री को उस देश का नियम कानून क्या है, उस देश का रूल रेगुलेशन क्या है। कई बार जो ओवरसीज बिजनेस करते हैं अलग अलग देशों में, उनको 10 देशों का बिजनेस पता होना चाहिए, उनके रूल रेगुलेशन। वहां पे वो लोग अपने लॉयर वगैरह पूरा लीगल टीम डिपार्टमेंट रहती है जो उस देश का रूल रेगुलेशन पता रहता है। एवरी बिजनेस शुड नो द रूल रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे आपने देखा होगा हर जगह कि जो तंबाकू का पैकेट होता है उसके ऊपर लिखा रहता है, ठीक है। अब ये नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि हर कोई खाता है, जिसको नॉलेज की बात होती है, ठीक है। लिक्वर दारू पे लिखा रहता है भाई कि दारू पीना गलत बात है। जो टीवी पे मूवी देखते हो उसमें भी देखो लिखा स्मोकिंग किल्स लिखा रहता है, इससे कैंसर होता है, ये सब लिखा रहता है, सिगरेट की डब्बी पे लिखा रहता है, समझ रहे हो बात को। और माँ का दूध ही सही है, ये बेबी फूड पे भी लिखा रहता है कि माँ का दूध जो है बच्चों के लिए अच्छा है। और ये बहुत सारी चीजों का एडवर्टीजमेंट है जो आप नहीं कर सकते, ये सारी चीज, दारू के प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट आप नहीं कर सकते। तो यानी कि ये सब क्या लीगल है और आपको पता होना चाहिए। कल को आप ये चीज बेच रहे हो और आप उसको उल्लंघन कर रहे हो, समझ रहे हो बात को, तो इस तरीके से वहां फंस जाओगे आप। आपने बहुत सारे ऐसे एड्स देखे होंगे, जैसे मैन विल बी मैन, इसका एड आता है, ठीक है। तो यानी कि वो ऐड करते हैं सिगरेट के नाम से, जबकि वो दारू है, लेकिन वो कहीं ना कहीं घुमा के आपको बस आपके दिमाग में नाम क्लिक कर रहे। क्यों? अल्कोहल प्रोडक्ट का तो इंडिया में आप ऐड कर नहीं सकते, तो किसी ना किसी तरह से घुमा फिरा के, जैसे चैनी चाय, वो घुमा फिरा के आपके दिमाग में वो डालेंगे कि भाई हमारा प्रोडक्ट वहां भी है। यानी कि हम लोग ये तो बेच ही रहे हैं, साथ में हम लोग दारू भी बेचते हैं, हम लोग गुटखा भी बेच रहे हैं, चैनी बेच रहे हैं। विमल कहता है पान सुपारी है, वो क्या कहता है, विमल का भी ऐड आता है, वो कहता है सुपारी है सिर्फ ये। तो यानी कि जो चीजों का ऐड मना कर रखा है ना, उसको घुमा फिरा के किसी तरीके से ऐड कर देते हैं। तो लीगल इन्वायरमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, जो कानून चल रहा है। जैसे बहुत सारे एक्ट है, इंडस्ट्रियल एक्ट, फेमा एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, कंपनीज एक्ट, ठीक है, कोर्ट के जजमेंट हो गए जहां पे लॉ लेजिस्लेशन आ जाएगा, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर आ जाए। तो आप जब भी देखना कोई एक्ट वगैरह आ गया तो वो कौन सा है, वो है आपका लीगल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये 5 डायमेंशन आज हमने पढ़ा। बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है, बेसिक मीनिंग, उसके इंपोर्टेंस, उसके 5 डायमेंशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर। प्लीज इसको अच्छे से याद कर लेना। कल हम लोग अपने इस चैप्टर को एंड करेंगे। इसको सारे दोस्तों में शेयर कर दो और कमेंट करके जाना कैसा लगा आपको। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।